रतनपुर नाम के गांव में अम्बा नाम की एक बूढ़ी रहा करती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कंजूस और खड़ूस औरत थी। अम्बा 60 साल की बूढ़ी थी, लेकिन फिर भी उसे किसी चीज का कोई डर नहीं था। अम्बा के पिताजी बहुत अमीर इंसान थे, तो अम्बा का बहुत ही बड़ा घर था, जिसमें वो अपने माँ पिताजी के देहांत के बाद अकेली ही रहा करती थी। उसने अपने काम करने के लिए एक भी काम वाली नहीं रखी थी और ना ही कोई बॉडीगार्ड। उसने अपना सारा पैसा 7 घड़ों में भरकर अपने घर में छेद कर उसी में रखा था और उस पर एक चटाई बिछा दी थी, ताकि किसी को पता ही ना चले कि उसने अपना सारा पैसा घर में कहाँ पर छुपा रखा है। बूढ़ी जब भी बाहर निकलती तो अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा साथ लेकर ही निकलती थी, ताकि अगर उसे कोई लूटने की कोशिश करे तो वो उसे मार भगा सके। एक दिन बूढ़ी अपना डंडा साथ लेकर बाजार जाती है, तो उसे देख लोग बातें बनाने लगते हैं। तो उन्हें देख बूढ़ी, क्या बातें कर रहे हो तुम सब? मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे। याद रखना, अगर मेरे बारे में बोल रहे हो तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। बूढ़ी की बातें सुन सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब वो एक सब्जी के ठेले पर जाकर, अरे ओ लड़के, ये लौकी कैसे दी? 20 रुपए की एक है दादी। और ये प्याज कैसे दिए? अरे दादी जी, प्याज 10 रुपए किलो है। ये तो सब कुछ महंगा है। लूट चल रही है, लूट। लौकी 10 रुपए की और प्याज 5 रुपए किलो लगा दो। इसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं दूंगी, समझे? अरे दादी जी, इतने में तो नहीं आएगा। मुझसे बदतमीजी कर रहे हो? मुझसे जानते नहीं क्या मैं कौन हूँ? अब बूढ़ी अपना डंडा निकालकर उसे पीटने ही वाली थी कि तभी ठेले वाला, अरे अरे दादी जी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे ले लो दादी जी, ले लो और जाओ यहाँ से। मैं भी कोई गलत दाम नहीं देती, समझे? हाँ। अब बूढ़ी वहाँ से निकलकर घर जाने ही लगती है कि तभी रास्ते में एक अंधा भिखारी उसके सामने आकर, इस गरीब अंधे की कोई मदद कर दो भाई, अंधे की कोई मदद कर दो भाई, कुछ खाने को दे दो भाई। ए अंधे, हट मेरी नजरों से दूर। धट्टे कट्टे होकर भीख मांगता है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे माँ जी, अगर मैं देख पाता तो जरूर कुछ ना कुछ काम करता, पर मैं देख नहीं पाता तो मैं क्या काम करूँगा, आप ही बताइए। हाँ हाँ, मुझे मत सिखा कि तू क्या कर सकता है और क्या नहीं। निकल मेरे सामने से। ऐसा कहकर बूढ़ी अपने घर चली जाती है। घर जाकर देखती है तो उसके आंगन में पेड़ के नीचे कुछ साधु आकर विश्राम कर रहे थे। तो उन्हें देख, अरे ओ भोंदू कहीं के, क्या कर रहे हो मेरे घर के सामने? जरूर चोरी करने हेतु आए होंगे तुम लोग। चोर कहीं के, निकल जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। और किसकी इजाजत से यहाँ अपना डेरा डाला? चलो निकल जाओ यहाँ से। अब बूढ़ी की बातें सुन साधु अपने शिष्यों के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ी दूरी पर जाते ही गांव का एक आदमी, महाराज, आप इस गांव में नए नजर आ रहे हो। हमारे गांव में साधुओं के रहने के लिए मंदिर के पास व्यवस्था की गई है। अगर आप चाहो तो वहां रुक सकते हो। और हाँ, वो बूढ़ी हमेशा से ऐसे ही लोगों से बात करती है। उसके पास सोने के भरे 7 घड़े हैं, लेकिन इतनी कंजूस और खड़ूस है कि पूछे ही मत। और बातें तो हमेशा दूसरों को दर्द देने वाली ही करती है, तो आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उस आदमी की बातें सुन साधु कुछ सोच मन ही मन, ठीक है बेटा, हमें मंदिर का रास्ता बता दो। अब हम कुछ दिन इसी गांव में रहेंगे। अब साधु अपने शिष्यों के साथ गांव के मंदिर के पास वाले विश्राम गृह में चले जाते हैं और अपने शिष्यों को बूढ़ी के बारे में जांच पड़ताल करने गांव में भेज देते हैं। शाम के समय एक शिष्य, महाराज, सुबह उस आदमी ने जो हमें बताया था, सभी गांव वालों का भी वही कहना है। अब रात के समय एक औरत बड़े बड़े घुंघरू पहने, मोती और हीरों से जड़े हार पहने, काला दुपट्टा अपने चेहरे पर ओढ़े और सिर पर सोने के 7 भरे मटके लेकर बूढ़ी के आंगन में नृत्य करने लगी। तो घुंघरुओं की आवाज सुन बूढ़ी डंडा हाथ में लेकर दरवाजा खोलते खोलते, इतनी रात गए, कौन नाच रहा है मेरे घर के सामने? अभी देखती हूँ। जैसे ही बूढ़ी दरवाजा खोलती है तो वो नजारा देख डर जाती है और झट से अपने घर का दरवाजा फिर से बंद कर देती है और खिड़की के पास आकर फिर से देखने लगती है। तो कुछ दिन नृत्य कर वो औरत एक मटका नीचे गिराती है और उस मटके को फोड़ देती है। बूढ़ी रात भर सो नहीं पाती
अब वो सुबह होते ही बाहर निकल कर देखती है तो रात को जिस घड़े में उसे सोना दिखाई दे रहा था वहाँ उसे कोयला और राख नजर आ रही थी। अब दूसरे दिन उसके साथ फिर से यही होता है। आज बूढ़ी जोर जोर से चिल्लाती है ताकि कोई उसकी मदद करने आए, लेकिन बूढ़ी के स्वभाव के कारण कोई उसकी मदद करने नहीं आता। आज उस औरत के सिर पर 6 मटके थे। वो थोड़ी देर नृत्य कर एक मटका फोड़ वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो दूसरे दिन सुबह सबके पास जा जाकर मदद मांग रही थी, लेकिन हर कोई उससे दूर भाग रहा था कि तभी उसे वो साधु दिखाई देते हैं। तो वो साधु के पास जाकर सारी बात उन्हें बताती है और साधु से, महाराज, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरे घर पर कुछ ऐसी चीजें हो रही है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं अपनी सिद्धियों से जानने की कोशिश करता हूँ। अब साधु अपनी आंखें बंद कर देता है और कुछ सोच बूढ़ी से, माँ जी, आपके घर में सोने से भरे हुए 7 घड़े हैं ना? अरे, ये बात आपको कैसे पता चली? अब उस नृत्य करने वाली के पास 5 घड़े बाकी है। अब जैसे जैसे दिन बीतेंगे और जब वो अपना आखिरी मटका फोड़ेगी, तुम्हारे घर के सारे मटके वो तोड़कर राख बना देगी और तुम्हें उसके साथ ले जाएगी। तुम अब 5 दिन बाद मरने वाली हो। साधु की ये बातें सुनते ही बूढ़ी और ज्यादा डर जाती है और वो साधु से, महाराज, कुछ तो रास्ता होगा इससे बचने का। मुझे इस तरह से नहीं मरना महाराज, मुझे बचा लीजिए। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो महाराज। ठीक है, तुम आज से ही सारे अच्छे काम शुरू कर दो, जैसे कि मंदिर में बैठे गरीबों के लिए हर रोज पेट भर खाना खिलाना, जिन्हें जरूरत है उनकी मदद करना, हर किसी से प्यार से बात करना, गांव में लोगों की जरूरत की चीजें लाना। तुम अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना शुरू करो। साधु की बातें मानकर अब बूढ़ी साधु जैसे कहे वैसे ही करने लगी, लेकिन कोई भिखारी भी उससे भीख नहीं ले रहे थे, क्योंकि बूढ़ी अगर एक बार खिलाएगी तो उसे बार बार सुनाएगी। यही लोगों को लगता था। आज रात को बूढ़ी के साथ फिर से वही घटता है और एक घड़ा और फूट जाता है। तो बूढ़ी, हे साधु बाबा, मेरे हाथ का बना खाना कोई भी नहीं खाना चाहता और ना ही कोई मेरी मदद लेना चाहता है। क्यों ना आप आपके जरिए ये सब काम करें। अब साधु ने गांव के मंदिर के पास हर रोज गरीबों को खाना और आने जाने वाले राही के लिए खाने की व्यवस्था करवाई। गांव में जो भी चीजें कम थी उनकी पूर्ति करवाई। इतना ही नहीं तो हर किसी की मदद करने लगे। अब बूढ़ी भी सबसे अच्छे से बातें करने लगी। ये देख गांव में सभी खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। उस दिन के बाद बूढ़ी को फिर कभी भी वो नृत्य करने वाली औरत नहीं दिखाई दी। विजापुर नाम के गांव में सुधा नाम की औरत रहा करती थी। उसको 2 बेटे थे, आनंद और सुमित। सुधा बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। घर में हमेशा उसी की चला करती थी। अगर घर में कोई उसकी बात टालता तो सुधा काली का रूप धारण कर लेती थी। कुछ दिनों बाद आनंद ने सिया नाम की लड़की से शादी कर ली। वो गरीब घर की होने के कारण अपने साथ कोई भी दहेज नहीं लेकर आई थी, इसीलिए सुधा ने उसे बिन तनख्वाह के नौकरानी बना लिया था। सुधा सिया से घर के सारे काम करवाती थी। उसे ठीक से खाना भी नहीं खाने देती थी। एक दिन सिया खाना खा रही थी, तभी सुधा वहां आकर, बहू, चुपके से खाना खा रही हो? नहीं माँ जी, जो भी बनाया है उसमें से ही मैं खाना खा रही हूँ। अरे, तुम मायके से लाई क्या हो कि यहाँ हम तुम्हें दावत दें? हाँ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। हाँ, बहू कम नौकरानी हो तुम, समझी? ऐसा कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है। तभी सुधा को सुमित दिखाई देता है। सुधा सुमित से, बेटे सुमित, तुम तो ऐसी कलमुही को घर मत लाना। मैं तुम्हारी शादी एक अमीर लड़की से कर दूंगी, ठीक है ना? अरे माँ, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मुझे मत बताओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है। यह सब बातें सिया सुन लेती है। उसे बहुत ही बुरा लगता है। फिर भी सिया चुपचाप से काम किया करती थी। सुधा के कहे अनुसार सुमित की शादी धनवान सेठ की लड़की प्रिया से कर दी गई। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उस शादी में कपड़े, गहने, घर की वस्तुएं तथा सोने भी दहेज में मिला था। प्रिया घर में आकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है और अपनी सासू माँ से,
हमारे घर में नौकर नहीं है क्या? मुझे तो कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा। बहू, इस घर में हम दोनों ही काम करती है, नौकर मैंने ही नहीं रखा। मुझे मेरे काम करने के लिए 2 नौकर चाहिए सासू माँ। तुम्हें नौकर क्यों चाहिए बहू? तुम्हें जो चाहिए वो हमसे मांग लेना, हम तुम्हें ला कर देंगे। फालतू नौकरों पे पैसे क्यों खर्च करना? मुझे सुबह उठते ही बेटी लगती है। सब कुछ मुझे मेरे कमरे में चाहिए, और मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं मंगवा लूंगी, नहीं तो आवाज दे दूंगी। मैंने कौन सी भी चीज मांगी और वो 10 मिनट के पहले मेरे पास नहीं आई तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग लिया करो बहू, हम दोनों तुम्हें सब कुछ ला कर देंगे। ठीक है माँ जी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ बहू, तुम जाओ आराम करो। ऐसा कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और ये सब सुन सुधा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तुरंत ही अपने आप को संभालकर सुधा सिया से, देखा, इसे कहते हैं रईसी, और तुम हो कलमुही जो हमेशा मुंह उठाकर चली आती हो। प्रिया ने जो भी बताया है सब याद रखना, और उसने जो भी मांगा वो देना। अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई तो देख लेना। जी माँ जी। ऐसा कहकर सिया वहाँ से चली जाती है और अपने काम करके सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही प्रिया आवाज देती है, अरे सासू माँ, कॉफी लाओ जल्दी। प्रिया की आवाज सुनकर सिया जल्दी से कॉफी बनाकर उसके कमरे में लेकर जाती है। प्रिया की सेवा करने में ही सिया का पूरा दिन निकल गया और घर का काम जैसे के तैसे ही रह गया। अब सारा काम पड़ा देख सुधा मन में, आज इस सिया की बच्ची को तो मैं कुछ काम भी नहीं बोल सकती। वो आज पूरा दिन छोटी बहू के काम कर रही है। चलो मैं ही घर के काम कर लेती हूँ। सुधा ने उस दिन सारे काम खुद ही कर लिए। झाड़ू, पोछा, बर्तन, सभी काम उसने अकेले ही कर लिए। काम करने की आदत न रहने के कारण उसके हाथों और पैरों में दर्द होने लगा था। सुधा थकने की वजह से सोफे पर बैठकर आंखें बंद करने लगी। तभी छोटी बहू प्रिया अपने हाथों में पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आती है और वहां आकर सुधा से, माँ जी, मैं क्लब में किटी पार्टी के लिए जा रही हूँ और मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, बाय। ऐसा कहकर प्रिया क्लब में चली गई। यह सिलसिला हर रोज का होने लगा। सिया दिन भर प्रिया की सेवा करते करते थक जाती थी और सुधा वो घर के काम करते करते थक जाया करती थी, और प्रिया वो अपने सहेलियों के साथ हर रोज किटी पार्टी करने चली जाया करती थी। घर के काम करके अब सुधा बहुत थक गई थी, और तो और उसमें प्रिया हर रोज पैसे किटी पार्टी में खर्च किया करती थी। ये देख सुधा अपने बेटे सुमित से, सुमित, जरा इधर तो आना। हाँ माँ, तुमने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, आओ यहाँ बैठो। क्या बात है माँ? अरे बेटा, प्रिया हर रोज किटी पार्टी में जाकर पैसे खर्च करती है। मैं और सिया काम करके थक जाते हैं। तुम ही प्रिया को कुछ समझाओ ना। माँ, तुम्ही ने तो उसे सर पे चढ़ा के रखा था कि धनवान की लड़की है, उसने जो कुछ मांगा वो तुमने उसे दिया, और तो और बेचारी भाभी को भी उसकी सेवा में लगा दिया। अगर मैंने उसे अभी कुछ कहा तो वो बोलेगी मैंने ढेर सारा दहेज देकर तुम्हें खरीदा है। मैं उसे कुछ नहीं कह सकता माँ, आप औरतें आपस में संभाल लो। ऐसा कहकर सुमित वहां से चला जाता है। यह सुन सुधा चुप हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सुधा का फोन कंटिन्यू बजने लगा। तभी सुधा ने फोन उठाकर, हेलो, क्या आप घर में काम करती है? सुधा ने गुस्से से अपना फोन कट किया। तभी उसका फोन फिर से बजा। सुधा ने फोन उठाया, हेलो, आपको फिश करी बनानी आती है क्या? आप कौन हो? और मैं काम वाली नहीं हूँ, समझी? मुझे फेसबुक पर आपका नंबर दिखा, इसीलिए मैंने कॉल किया। तुम्हें किसने दिया मेरा नंबर? हाँ, प्रिया मैडम ने हमें ये नंबर दिया है। तुम फोन रखो, मैं किसी के यहाँ काम नहीं करती। तभी गुस्से में सुधा प्रिया से, प्रिया, प्रिया, कहाँ हो? क्या हुआ माँ जी, आपने आवाज दी? बहू, मेरे मोबाइल पर सुबह से अननोन नंबर से फोन आ रहे हैं। और काम करती हो क्या? फिश बनाती हो क्या? ऐसे कुछ वो औरतें बोल रही थी। मैंने उनसे पूछा तो तुमने ही मेरा नंबर दिया उन औरतों को, ऐसा वो बोल रही थी। अरे हाँ माँ जी, मैंने ही आपकी पोस्ट फेसबुक पर डाली थी। किसी को इतने काम करने वाली अच्छी सास चाहिए तो कॉल करे।
और लोगों ने आपके नंबर पर कॉल करके पूछा होगा, है ना माँ जी? वैसे भी मुझे क्लब के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, इसीलिए मैंने आपकी पोस्ट दे दी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझी? और मैं काम वाली नहीं हूँ। माँ जी, इस पोस्ट से हमें बहुत पैसे मिलेंगे और जो भी कस्टमर हमें अच्छे पैसे देंगे उससे हमें डील फाइनल करनी है। बहू, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? अपनी सास को बेचोगी क्या? अरे माँ जी, मैं हस्बैंड फॉर सेल भी लगाने वाली हूँ। जो भी अच्छी डील होगी उसका हमें ही तो फायदा मिलेगा, और आप जैसी दयालु सास किसी को कहाँ मिलेगी। मैं कहीं नहीं जा रही, और तुम तुम्हारा देखो और मैं मेरा देखती हूँ, समझी? ऐसा कहकर सुधा रसोई घर में चली जाती है। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था। किचन में सिया वहाँ खाना पका रही थी। ये देख सुधा सिया से, सिया बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हमेशा तुम्हें मैं तुम्हारी गरीबी की वजह से ताने मारते रही, और प्रिया बहू धनवान है इसीलिए उसे हमेशा सर पे चढ़ा के रखा। वो कहती है कि वो अपने पति को और मुझे भी बेचेगी। मैंने तुम्हें जो सताया उसके लिए मुझे माफ कर दो बेटी। माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप मुझसे बड़ी है। मैंने आपको कब का माफ कर दिया है माँ जी। बहू, तुम्हारा मन कितना अच्छा है। तुमने मुझे सच में माफ कर दिया। हाँ माँ जी। तभी प्रिया वहाँ आ जाती है और प्रिया अपनी सास से, माँ जी, आप में बदलाव है इसलिए तो हम सबने मिलकर ये नाटक किया। आप हमेशा दीदी गरीब घर की लड़की है ऐसा कहकर उनका अपमान करती रही है। ये सुन दीदी बहुत दुखी हुआ करती थी। आपको इसका एहसास हो इसीलिए हमने ऐसा किया। वास्तव में मैं हर रोज़ किटी पार्टी के लिए नहीं जाती थी। मैं काम करने हर रोज़ ऑफिस जाया करती थी। आज से मैं अपनी बहुओं को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगी। यहाँ आओ बहू। ऐसा कहकर दोनों बहुएं सुधा के गले लग जाती है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।